नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी बाय राजकुमार सर पर। देखिए स्टूडेंट्स, हमने किशोरावस्था को लगभग हमने कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास के अंदर। आज कुछ थोड़ा सा टॉपिक जो है वो किशोरावस्था का कुछ बिंदु बचे हैं जिनको आज की क्लास के अंदर हम पूरा कर लेंगे और इसी के साथ हमारी किशोरावस्था जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे संज्ञानात्मक सिद्धांतों के बारे में। जो हमारी बाल विकास की जो संज्ञानात्मक विकास है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं अगली क्लास में, परंतु इस क्लास में किशोरावस्था का जो बिंदु जो बचा हुआ था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज जो बिंदु की हम बात करेंगे किशोरावस्था की, वो बिंदु है हमारा किशोरावस्था के सिद्धांत। क्या है? किशोरावस्था के सिद्धांत। किशोरावस्था के सिद्धांत छोटा सा बिंदु है, कुछ सिद्धांत है जो हमें याद रखने हैं किशोरावस्था को लेकर, जिसके अंदर देखिए सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें किशोरावस्था के दो सिद्धांत है, वो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यानी कि महत्वपूर्ण सिद्धांतों में केवल किशोरावस्था के दो सिद्धांत बताए गए हैं। इसके अलावा कुछ अन्य सिद्धांत भी है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किशोरावस्था के वो दो सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले जो पहला सिद्धांत है किशोरावस्था का, वह है त्वरित विकास का सिद्धांत। कौन सा है? त्वरित विकास का सिद्धांत। एक है त्वरित विकास का सिद्धांत और एक है आपका सतत व क्रमिक विकास का सिद्धांत। कौन सा है? सतत व क्रमिक विकास का सिद्धांत। ये दो सिद्धांत हैं। इन दोनों सिद्धांतों के अंदर अगर हम बात करें तो देखिए त्वरित विकास के सिद्धांत की अगर मैं सबसे पहले बात करूं त्वरित विकास की अगर मैं बात करूं तो इसे क्या कहते हैं? इसे असतत विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? असतत विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। असतत विकास का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। अकस्मात परिवर्तन का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? अकस्मात परिवर्तन का सिद्धांत, यानी कि अचानक परिवर्तन का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। अगर हम त्वरित विकास के सिद्धांत की अगर हम बात करें, त्वरित विकास का मतलब क्या हुआ? त्वरित विकास का मतलब क्या हुआ? त्वरित विकास का मतलब हुआ कि विकास जो होता है ना किशोरावस्था में, वह कैसा होता है? अचानक होता है। विकास अचानक होता है। अगर हम बात करें स्टेनले होल की, देखिए स्टेनले होल का एक कथन है जिसे हमें याद रखना है कि किशोरावस्था में विकास कैसा होता है? अचानक होता है। क्या स्टेनले होल ने क्या कहा कि किशोरावस्था में विकास अचानक होता है। किशोरावस्था में विकास कैसा होता है? अचानक होता है। ये कथन किसका है? स्टेनले होल का। तो देखिए जो ये कथन है वो इसी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, यानी कि त्वरित विकास का सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? जो किशोरावस्था होती है उसके अंदर हमारा जो विकास है उसमें अचानक हमें परिवर्तन देखिए अगर हम बाल्यावस्था के अंतिम समय की बात करें और किशोरावस्था के शुरुआती समय की बात करें तो ऐसे बहुत से लक्षण हैं जो हमें अचानक नजर आने लगेंगे। आप बाल्यावस्था में आपको वो नजर नहीं आएंगे, परंतु किशोरावस्था के शुरुआती समय में आपको वो परिवर्तन क्या है? अचानक। क्योंकि किशोरावस्था का जो अंतिम समय जो होता है ना, वह मिथ्या परिपक्वता का काल होता है। यानी कि उस समय क्या होता है? विकास बिल्कुल क्या हो जाता है? एकदम मंद गति का हो जाता है। रोस ने इसीलिए तो कहा था, रोस ने क्या कहा था? एक रोस नामक मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने क्या कहा था? बाल्यावस्था के अंतिम समय को क्या कहा था? इन्होंने मिथ्या परिपक्वता का काल कहा था। मिथ्या परिपक्वता का तात्पर्य क्या होता है? मिथ्या परिपक्वता का तात्पर्य किस बाल्यावस्था के अंतिम समय में हमारा विकास कैसा हो जाता है? बिल्कुल क्या हो जाता है? मंद हो जाता है। परंतु जैसे ही हम किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, किशोरावस्था में प्रवेश करते के साथ ही हमारे विकास की गति कैसी हो जाती है? तेज हो जाती है। और विकास में जो परिवर्तन है हमारे शरीर में वे कैसे हो जाते हैं? अचानक हमें नजर आने लग जाते हैं।
जैसे कि अगर हम बात करें जैसे लैंगिक लक्षणों का प्रभावी होना, लैंगिक लक्षणों का प्रभावी होना, ठीक है ना, दाढ़ी मूछ आना, क्या आना, दाढ़ी मूछ आना, ठीक है ना, आवाज का भारी होना या कोमल होना, आवाज का भारी होना या कोमल होना, ये सभी प्रकार के परिवर्तन जो है वो आपको अचानक, देखिए बाल्यावस्था आपने किसी बालक को 10 या 11 साल की उम्र में देखा, 2 साल आपने उसको देखा नहीं, 2 या 3 साल उसको देखा नहीं, फिर अचानक आपके सामने वो अगर वो बालक आता है तो फिर आप उसको जल्दी से पहचान नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो परिवर्तन हुए वो किशोरावस्था के कारण अचानक हुए। 2 साल में उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आपको नजर आने लगेंगे, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, यौन लक्षणों का प्रारंभ होना, लैंगिक लक्षणों का प्रभाव होना, आवाज का भारी, अगर किशोर है तो आवाज उसकी भारी हो जाएगी, अगर कोई किशोरी है तो उसकी आवाज क्या है, कोमल हो जाती है, थायराइड ग्रंथि का विकसित हो जाना, इसका थायराइड ग्रंथि का पूर्ण रूप से क्या हो जाना, विकसित हो जाना, क्योंकि थायराइड ग्रंथि के कारण ही क्या होता है, हमारी आवाज का भारी होना और कोमल होना प्रभावी होता है। तो हम कह सकते हैं कि त्वरित विकास के सिद्धांत का मतलब क्या हुआ था कि मतलब हमारा किशोरावस्था में विकास कैसा होता है, अचानक होता है, क्योंकि स्टेनले होल ने अपने कथन में कहा था कि किशोरावस्था में विकास क्या होता है, अचानक होता है। फिर बात आती है सतत विकास की। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है, सतत विकास का सिद्धांत। देखिए सतत विकास के सिद्धांत की अगर मैं बात करूं, सतत विकास के अंदर आपको एक कथन याद रखना है, देखिए सतत विकास का मतलब क्या होता है, सतत विकास का मतलब होता है कि कर्मिक विकास। कैसा विकास, कर्मिक विकास। सतत विकास का तात्पर्य क्या होता है, क्रमिक विकास, क्रम में होने वाला विकास। तो देखिए इसके अंदर अगर आपको याद रखना क्या है, इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, इसके अंदर आपको एक कथन याद रखना है, किसका, थॉर्नडाइक का। किसका, थॉर्नडाइक का। थॉर्नडाइक वह एक और व्यक्ति था इसके साथ, क्या नाम था उसका, होलिंगब्रथ। क्या नाम था, होलिंगब्रथ। देखिए होलिंगब्रथ और थॉर्नडाइक ने अपने कथन के अंदर अपनी परिभाषा में क्या कहा सतत विकास को लेकर, इन्होंने कहा कि इस सिद्धांत के अंतर्गत, देखिए इन्होंने क्या कहा, होलिंगब्रथ ने कहा कि इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था में विकास अचानक न होकर क्या होता है, विकास अचानक नहीं होता तो क्या होगा, धीरे धीरे वह क्रम में होता है, धीरे धीरे वह क्रम में होता है। क्या होता है, धीरे धीरे न होकर एक निश्चित क्रम में होता है या एक क्रम में होता है। क्या कहा, देखिए इन्होंने इसके विपरीत बात की सतत क्रमिक विकास के अंदर। एक विकास कहता है कि विकास क्या होता है, अचानक होता है, दूसरा कहता है कि विकास अचानक नहीं होता, वह कैसा होता है, वह कैसा होता है, वह होता है एक निश्चित क्रम में। कैसे होता है, एक निश्चित क्रम में होता है और धीरे धीरे होता है। ये किसका मानना था, थॉर्नडाइक व होलिंगब्रथ का मानना था, ठीक है ना, होलिंगब्रथ का मानना था, ठीक है ना। अब देखिए होलिंगब्रथ के अंदर एक व्यक्ति और आता है जिसका नाम था किंग। क्या नाम था, किंग। देखिए किंग का क्या कहना था, किंग का कहना था कि किंग की अगर हम परिभाषा के उसके कथन की अगर हम बात करें तो हमें इस सिद्धांत को समझने में आसानी होगी। कैसे, देखिए किंग का कहना था कि जिस प्रकार किसी ऋतु के आगमन से पहले उस ऋतुओं का एहसास हमें होने लग जाता है, उसी प्रकार बाल्यावस्था, किशोरावस्था के आने से पहले बाल्यावस्था के अंतिम समय में हमें किशोरावस्था के लक्षण नजर आने लग जाते हैं। क्या आने लग जाते हैं, किशोरावस्था के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। किंग ने कहा, देखिए ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा देखिए आपने देखा होगा कि 6 ऋतुएं होती है हमारी। आपने नॉर्मल सी बात है कि गर्मियों से हम शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु से हम शरद ऋतु में जब प्रवेश करते हैं, जब एक ऋतु से दूसरी ऋतु में जब हम प्रवेश करते हैं
प्रवेश करने के बाद में देखिए प्रवेश करते हैं तब क्या होता है, जब उस ऋतु का अंतिम समय होता है, जो ऋतु चल रही है उसका जब अंतिम समय होता है, तो हमें आने वाली ऋतु के लक्षण जो है उस ऋतु में नजर आने लग जाते हैं। आपने देखा होगा जब गर्मियों का अंत होता है, तो जब गर्मियों का अंत समय आता है तो उस समय हमें थोड़ा थोड़ा सर्दी का एहसास, सर्द ऋतु का एहसास होने लग जाता है। क्यों होता है? क्योंकि आने वाली जो ऋतु है उसका जो प्रभाव है वो उस ऋतु के अंतिम समय में पड़ने लगा, उसके लक्षण हमें वहां नजर आने लग गए। उसी प्रकार ही क्या होता है कि जब हम बाल्यावस्था हमारी खत्म हो रही होती है और बाल्यावस्था के अंतिम समय में हमारे किशोरावस्था के लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि विकास जो होता है वो अचानक नहीं होता, वो निश्चित क्रम में होता है। ऐसा नहीं है कि अचानक, जैसे किशोर बाल्यावस्था खत्म हुई और किशोरावस्था में अचानक से परिवर्तन हो गया, ऐसा नहीं होकर क्या होता है धीरे धीरे होगा। पहले बाल्यावस्था के अंतिम समय में थोड़े थोड़े लक्षण नजर आएंगे, फिर जैसे ही हम किशोरावस्था में पहुंचेंगे तो फिर परिवर्तन बढ़ने लग जाएंगे, लक्षण ज्यादा आने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने की कोशिश की। बात समझ में आई? पहला सिद्धांत कहता है त्वरित विकास का सिद्धांत। ये कहता है कि बाल्यावस्था के खत्म होते किशोरावस्था के अंदर हमारे विकास में जो परिवर्तन है हमारे शरीर में वह अचानक आते हैं। क्या आते हैं? अचानक आते हैं। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि जो परिवर्तन है वह अचानक ना आकर क्या आते हैं, धीरे धीरे आते हैं और एक निश्चित क्रम में आते हैं, निश्चित क्रम में आते हैं। और निश्चित क्रम का मतलब कि बाल्यावस्था के अंतिम समय में ही हमें किशोरावस्था के लक्षण नजर आने लग जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि विकास अचानक नहीं हुआ, परिवर्तन अचानक नहीं हुए, उसके लक्षण पहले ही धीरे 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 आने लग गए थे और किशोरावस्था में आने के बाद में वह लक्षण क्या हो गए, मजबूत हो गए थे। क्या हो गए? मजबूत हो गए थे। तो बात समझ में आई? यहां तक ये दो सिद्धांत आपको समझ में आए। इसके बाद हम बात करेंगे किशोरावस्था के कुछ अन्य सिद्धांतों के बारे में। क्या आप करेंगे? अब किशोरावस्था के कुछ अन्य सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, ये आशा मैं करता हूं। अब देखिए आगे की अगर हम बात करें, आगे की अगर मैं बात करूं तो कि कुछ अन्य सिद्धांतों के अंदर, तो एक सिद्धांत है आपका जीएस हॉल का सिद्धांत। कौन सा? जीएस हॉल, जिसे हम बोलते हैं स्टेनले हॉल। ठीक है ना, इसी को हम स्टेनले हॉल कहते हैं। तो स्टेनले हॉल का सिद्धांत है क्या है? स्टेनले हॉल ने क्या कहा? स्टेनले हॉल के अनुसार विकास कैसा होता है? मैंने अभी आपको बताया था कि विकास कैसा होता है, असतत व अचानक होता है। क्या होता है? असतत व अचानक होता है। देखिए किशोरावस्था को इसने क्या कहा था? इसने 4 स्टेज कहा था, 4S स्टेज। क्या कहा था? 4S स्टेज कहा था। क्या कहा था? 4S स्टेज। देखिए 4S स्टेज का मतलब क्या होता है? देखिए पहला S क्या कहलाता है इसमें? स्ट्रेस। क्या कहलाता है? स्ट्रेस। ये बात भी आपको याद रखनी है। 4S स्टेज किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने कहा था किशोरावस्था को। ठीक है ना। इसकी एक बात तो ये याद रखनी कि स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था का विकास कैसा होता है? अचानक होता है परिवर्तन। और दूसरी बात अगर आपसे पूछा जाए कि 4S स्टेज किशोरावस्था को किसने कहा था, तो वह स्टेनले हॉल ने कहा था। अब देखिए 4S स्टेज होती क्या है, 4S होता क्या है? 4S की बात कर रहे हैं। पहला S क्या कहलाएगा? स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर मैं बात करूं? स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? तनाव से होता है। क्या होता है? तनाव। क्या होता है? तनाव। अब बात करते हैं हम दूसरे S की। तो दूसरा S क्या है? दूसरा S क्या होता है? दूसरा S होता है स्ट्रेन। क्या होता है? स्ट्रेन। इसका तात्पर्य क्या होता है? स्ट्रेन को क्या कहते हैं हम हिंदी में? स्ट्रेन को हम क्या कहते हैं? दबाव। क्या कहते हैं हम? दबाव। स्ट्रेन को क्या कहते हैं हम? दबाव कहते हैं। तीसरे S की अगर मैं बात करूं तो तीसरा S क्या कहलाता है? स्ट्रोम। क्या कहलाता है? स्ट्रोम। स्ट्रोम का मतलब क्या होता है? तूफान। क्या होता है स्ट्रोम का मतलब? तूफान। और चौथा जो S होता है उसका मतलब होता है स्ट्रीफ। क्या होता है? क्या होता है? स्ट्रीफ। क्या होता है? स्ट्रीफ। स्ट्रीफ का मतलब क्या होता है? देखिए सॉरी, स्ट्रीफ का मतलब क्या होता है? देखिए स्ट्रीफ का मतलब होता है संघर्ष। क्या होता है? संघर्ष। ये इसने बताए थे। इसके अनुसार क्या था
तनाव, दबाव, तूफान में संघर्ष की अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था है। स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रॉम और स्ट्रिप की अवस्था कौन सी है? तो कौन सी है? किशोरावस्था है। किसके अनुसार है? स्टेनले हॉल के अनुसार है। किसके अनुसार है? स्टेनले हॉल के अनुसार है। दो बातें क्लियर हुई। विकास अचानक होता है, ये स्टेनले हॉल ने कहा। दूसरा, फॉरेस्ट स्टेज, स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रॉम और स्ट्रिप की अवस्था किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने कहा था। तो ये बात हमें याद रखनी है। जीएस हॉल का यानी कि स्टेनले हॉल के सिद्धांत दिया था अपना अलग से। उस सिद्धांत के अंदर इसने कहा कि विकास कैसा होता है? ऐसा था तो अचानक होता है किशोरावस्था में, और इसे फॉरेस्ट स्टेज के नाम से इसने व्यक्त किया। ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरा की, तो मनोविज्ञानवाद की। किसकी? मनोविज्ञानवाद। मनोविज्ञानवाद के अंदर देखिए फ्राइड की बात आएगी। किसकी बात आएगी? फ्राइड। ये मनोविज्ञानवाद जो है वो फ्राइड के द्वारा किशोरावस्था के लिए दिया गया था। इसके अनुसार किशोरावस्था में दर्शाया जाने वाला विशिष्ट व्यवहार किसके कारण होता है? देखिए फ्राइड के अनुसार किशोरावस्था में दर्शाया जाने वाला, देखिए इसमें क्या कहा? किशोरावस्था में दर्शाए जाने वाला विशिष्ट व्यवहार किसके अनुसार होता है? लिबिडो। किसके अनुसार? लिबिडो। लिबिडो को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल एनर्जी। किसके अनुसार? सेक्सुअल एनर्जी के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? सेक्सुअल एनर्जी के अनुसार या लिबिडो के अनुसार होता है। देखिए लिबिडो का तात्पर्य क्या है? लिबिडो का तात्पर्य होता है हमारे यौन लक्षणों से। जितने भी हमारे यौन लक्षण होते हैं वो सारे लिबिडो के अंतर्गत आते हैं। लिबिडो का मतलब होता है सेक्सुअल एनर्जी जो होती है ना आपकी, लैंगिक ऊर्जा जिसे हम बोलते हैं, वह लैंगिक ऊर्जा जो है उसके कारण हम क्या करते हैं? विशिष्ट प्रकार का क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। किस अवस्था के अंतर्गत हम इस अवस्था की बात कर रहे हैं? किशोरावस्था की बात कर रहे हैं। तो फ्राइड के अनुसार किशोरावस्था के अंदर जितने भी व्यवहार होते हैं उन पर किसका प्रभाव पड़ता है? हमारी लैंगिक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, सेक्सुअल एनर्जी का प्रभाव पड़ता है, लिबिडो का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? लिबिडो का, सेक्सुअल एनर्जी का प्रभाव पड़ता है और लैंगिक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। तो बात समझ में आई कि मनोविज्ञानवाद के अंतर्गत फ्राइड ने कहा कि किशोरावस्था में जितने भी व्यवहार होते हैं उन सभी व्यवहारों के ऊपर हमारी लैंगिक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? लैंगिक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। तो बात समझ में आई। उसके बाद अगर हम बात करें अल्बर्ट बांडुरा का, किसकी बात करें? अल्बर्ट बांडुरा। किसकी बात करें? अल्बर्ट बांडुरा। देखिए बांडुरा का संबंध किससे है? सामाजिक सिद्धांत से है। और बांडुरा ने क्या कहा किशोरावस्था को लेकर? बांडुरा ने कहा कि किशोरों के लिए कही गई बातें अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। जितनी भी बातें कही है, पर वास्तव में यह अवस्था इतने तूफान या संघर्ष की अवस्था न होकर जीवन को उत्तरदायी पूर्वक बनाने वाली अवस्था है। क्या कहा अल्बर्ट बांडुरा ने? अल्बर्ट बांडुरा ने कहा कि जीवन को उत्तरदायी बनाने वाली अवस्था है। जीवन को उत्तरदायी बनाने वाली अवस्था है। यानी कि अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत हमने पढ़ा था, और सामाजिक अधिगम के अंतर्गत हमने कहा था कि समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी चीज को सीखने के लिए। समाज के द्वारा की गई कार्यों का हम क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। उसी प्रकार इसने कहा कि अल्बर्ट बांडुरा ने किशोरावस्था को लेकर भी यही बात कही कि किशोरावस्था के अंदर जितने भी हमने आज तक बात की है कि इस किशोरावस्था संघर्ष की अवस्था है, तूफान की अवस्था है। किसकी?
दबाव की अवस्था है, और क्या कहा हमने, संघर्ष की अवस्था, तो दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष की अवस्था। परंतु ये बातें क्या है, सही नहीं है। ये बातें क्या है, सही नहीं है। संघर्ष, दबाव, तनाव, तूफान की अवस्था ना कहकर हम इसे कह सकते हैं कि ये उत्तरदायी बनाने वाली अवस्था है। ये क्या करती है, किशोर व किशोरी को उत्तरदायी बनाती है। हमने पढ़ा ना इसकी विशेषता, यह बात हमने विशेषताओं में पढ़ी थी कि फ्यूचर के बारे में, अपनी आर्थिक रूप से सुरक्षा करने के बारे में किशोर व किशोरी क्या है, इस अवस्था के अंतर्गत सोचने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं। और जब सोचने लग जाते हैं तो वो समाज में अपने उत्तरदायित्व को समझने लगेंगे, तभी तो वो इसके बारे में सोच रहे हैं ना। वे अपने परिवार के अंदर, अपने समाज के अंदर उत्तरदायित्व को समझने लगे हैं कि हमारी क्या भूमिका है, वह यही तो जानना चाहते हैं। एक किशोरावस्था में किशोर और किशोरी यही तो जानना चाहते हैं ना कि हमारी समाज में भूमिका क्या है, हम समाज में है तो क्यों है, क्या भूमिका है हमारा, हमारी क्या वास्तविकता है इस समाज के अंदर। तो ये वास्तविकता जानने की जो इच्छा होती है वो उत्तरदायित्व की भावना की वजह से ही तो जागृत हो रही है। तो इसीलिए अल्बर्ट बांडुरा ने कहा कि किशोरावस्था इन सब की अवस्था ना होकर केवल उत्तरदायी बनाने वाली अवस्था है। ठीक है ना। एक सिद्धांत है आपका कौन सा, मानव शास्त्रीय सिद्धांत। कौन सा, मानव शास्त्रीय सिद्धांत। कौन सा आपका, मानव शास्त्रीय सिद्धांत। एक आपका मानव शास्त्रीय सिद्धांत। देखिए मानव शास्त्रीय सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, ये सिद्धांत दिया था बेनेडिक्ट। बेनेडिक्ट वह मीड ने दिया था। किसने दिया था, बेनेडिक्ट वह मीड ने दिया था। किसने, मीड ने दिया था। किसने दिया था, मीड ने दिया था। इनके अनुसार किशोरावस्था भी एक मानवीय अवस्था है, उसका यह व्यवहार सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं के कारण होता है, ना कि भावावेश में आने वाले परिवर्तन से। क्या होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था के लिए क्या कहा, जिस प्रकार से अल्बर्ट बांडुरा ने इस अवस्था को उत्तरदायित्व की भाव जागृत करने वाली अवस्था कहा, उसी प्रकार मानव शास्त्रीय सिद्धांत जो है बेनेडिक्ट व मीड के अनुसार किशोरावस्था के अंदर जितने भी व्यवहार होते हैं, जितने भी व्यवहार होते हैं वह सांस्कृतिक और सामाजिक, सांस्कृतिक व सामाजिक भावनाओं के कारण या सामाजिक व्यवहार के कारण होता है, सामाजिक वातावरण के कारण होता है। सांस्कृतिक व सामाजिक वातावरण के कारण क्या होता है, हमारा व्यवहार होता है। किसके अनुसार होता है, सांस्कृतिक व सामाजिक विशेषताओं के कारण होता है या वातावरण के कारण होता है। कोई आवेश में आने के कारण नहीं होता, ना कोई संघर्ष के कारण होता है, तूफान के कारण नहीं होता। व्यवहार कैसा होता है कि अब एक बालक जो है, एक किशोर जो है, वो एक सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण का क्या बन चुका है, हिस्सा बन चुका है, जिसके कारण क्या कर रहा है वो अब वो कर रहा है, क्या कर रहा है वो अब वो कर रहा है, वो व्यवहार कर रहा है। जिस प्रकार का वो व्यवहार कर रहा है, वो व्यवहार उसे किसने सिखाया, तो उसके सांस्कृतिक वातावरण ने सिखाया, उसके सामाजिक वातावरण ने सिखाया उसको। ठीक है ना। तो जो मानव शास्त्रीय सिद्धांत है वो वर्तमान के अंदर बिल्कुल फिट बैठता है। तो वर्तमान में इस सिद्धांत को किशोरावस्था के लिए बिल्कुल सिद्ध सिद्धांत माना गया है, ये बात भी याद रखना। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे किशोरावस्था का शिक्षा में उपयोग। किसका, किशोरावस्था का शिक्षा में उपयोग। तो देखिए अब हम बात करेंगे किशोरावस्था का शिक्षा में उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए किशोरावस्था में किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। देखिए किशोरावस्था में एक प्रश्न यहां से बनेगा आपके लिए, जितनी बातें मैं बताऊं उतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले बात की है कि व्यक्तिगत विचार विमर्श और सामूहिक विचार विमर्श की सर्वाधिक आवश्यकता क्या होती है इस अवस्था में। व्यक्तिगत
विचार विमर्श, वह सामूहिक विचार विमर्श की आवश्यकता इस अवस्था में होती है। बात समझ में आई? किसकी? काउंसलिंग नाम सुना होगा, देखा होगा आपने, देखा होगा कि जगह जगह पे बड़ी बड़ी संस्थाएं जो है वो काउंसलिंग कराती है, करियर काउंसलिंग। आपने नाम सुना होगा करियर काउंसलिंग। क्यों करवाई जाती है वो करियर काउंसलिंग? क्या कारण है करवाने का? वह करवाने का कारण यह है कि जो किशोरावस्था के अंदर किशोर व किशोरी होते हैं, उनके मस्तिष्क में यही विचार चलता रहता है कि हम क्या करें ऐसा कि हमारा फ्यूचर जो है वो सेफ हो जाए। अब उनके लिए ये पहली बार है, नई चीज है, वातावरण नया है। मैंने आपको बताया ना, अब एडजस्ट कर रहे हैं इस वातावरण में, एक नए वातावरण के अंदर। जिस प्रकार से हमने शैशवावस्था में किया, उसी प्रकार से हम किस में करते हैं? किशोरावस्था में। विचारों का तूफान जो होता है वो मस्तिष्क में चलता है, कुछ नया करने का, आर्थिक रूप से सुरक्षित होने का। तो उस समय अगर उन्हें सही रूप से अगर विचार विमर्श मिल जाए या काउंसलिंग के द्वारा उनके विचारों को अगर सही दिशा दे दी जाए, तो वह सही दिशा की ओर चल पड़ेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि किशोरावस्था के अंदर सर्वाधिक किसकी आवश्यकता होती है? व्यक्तिगत विचार विमर्श व सामूहिक विचार विमर्श की आवश्यकता होती है। सीधी सी बात याद रख लीजिए कि हमें किशोरावस्था में एक बालक को सही दिशा देने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। किसकी? काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो किशोरावस्था में शिक्षा कैसी दी जानी चाहिए? किशोरावस्था में शिक्षा लैंगिक शिक्षा देनी चाहिए। कैसी शिक्षा? लैंगिक शिक्षा देनी चाहिए। कैसी शिक्षा? सेक्सुअल स्टडी जो है वह सेक्सुअल एजुकेशन जो है वो सर्वाधिक होनी चाहिए इस अवस्था में। लैंगिक शिक्षा होनी चाहिए क्योंकि इस शिक्षा से बालक को लैंगिक स्वच्छता, इस शिक्षा से बालक को लैंगिक स्वच्छता, लैंगिक स्वास्थ्य और लैंगिक पूर्वाग्रह और लैंगिक भेदभाव के बारे में क्या मिलेगी? जानकारी मिलेगी। देखिए लैंगिक शिक्षा से फायदा क्या होगा? लैंगिक शिक्षा से फायदा होगा लैंगिक स्वच्छता, लैंगिक स्वच्छता। ठीक है ना? नई चीजें हैं किशोरावस्था के लिए, वो चीजें सारी नई होती है, इसलिए लैंगिक स्वच्छता और लैंगिक पूर्वाग्रह। दूसरा लैंगिक स्वास्थ्य, लैंगिक स्वास्थ्य, लैंगिक पूर्वाग्रह और लैंगिक भेदभाव। लैंगिक भेदभाव, ठीक है ना, को समझने में, उसे दूर करने में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। इसको दूर करने में, समझने में क्या मिलती है? सहायता। इसीलिए कहा गया है कि किशोरावस्था के अंदर एक बालक या एक बालिका को लैंगिक शिक्षा दी जानी चाहिए। कैसी शिक्षा? लैंगिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है? लैंगिक शिक्षा को लेकर एक कथन है किसका? रोस का। किसका कथन है? रोस का एक कथन है। देखिए रोस ने कहा कि यह निश्चित है कि किशोरावस्था में लैंगिक शिक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि यह शिक्षा एक किशोर व किशोरी के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। क्या कहा रोस ने? रोस ने कहा कि किशोरावस्था में लैंगिक शिक्षा दी जानी चाहिए
जो पथ प्रदर्शक का कार्य करती है, पथ प्रदर्शक का कार्य करती है। क्या करती है? पथ प्रदर्शक का सही रास्ते पर चलने का कार्य करती है। तो ये हमने आज पढ़ा क्या? किशोरावस्था के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा किशोरावस्था का शिक्षा में किस प्रकार से उपयोग होना चाहिए, किस प्रकार की शिक्षा किशोरावस्था में दी जानी चाहिए, इन सभी के बारे में हमने चर्चा करते हुए और आज हमने किशोरावस्था को क्या कर लिया? पूरा कर लिया। हमने बाल विकास की चारों अवस्थाएं जो है वो विस्तार पूर्वक अध्ययन उनका हमने कर लिया, किसी भी बात को हमने नहीं छोड़ा। इतना अगर आप अपने मस्तिष्क में रखते हैं तो आपके एग्जाम के अंदर अगर कोई प्रश्न आता है तो उससे आप 101% आप उस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। तो अब अगली क्लास में हम बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास की। किसकी बात करेंगे? संज्ञानात्मक विकास की बात करेंगे, ठीक है ना। उसके अंदर हम जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, कोलबर्ग आदि सभी मनोवैज्ञानिकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए बिंदु के साथ, एक नए सेगमेंट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।